मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। आज बात होगी किस पर? वेव्स पर। आज वेव्स पर बात होने वाली है। लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो एक चीज है वेव फंक्शन, जो दोनों के लिए डिफाइन किया जा सकता है। वेव फंक्शन क्या चीज है? वेव के लिए हमें एक बहुत ही मजेदार रिलेशनशिप मिल रहा है जो याद रखना चाहिए, जिस पर सवाल बनते हैं। पाथ डिफरेंस के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है जो कि ये है, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है। वेव ऑप्टिक्स में भी बहुत काम आता है। फिर हम इंटरफेरेंस वगैरह की बात करेंगे, वहां भी ये रिलेशनशिप बहुत काम आता है। हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही तरीके से सारी चीज़ों को देखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कवर कर दिया। मैंने स्ट्रिंग भी पूरा कवर कर दिया, साउंड वेव भी पूरा कवर कर दिया, जो सिलेबस में नहीं है इससे वो भी कवर कर दिया है। हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम मजे में होंगे। तो भाई हम आ चुके हैं आपके सामने फिर माइंड मैप के अगले एपिसोड के साथ। मैं मनीष शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज बात होगी किस पर? वेव्स पर। आज वेव्स पर बात होने वाली है। बहुत ही मजेदार एरिया है और जनरली स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है, पर इस माइंड मैप को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, वो सारी मुश्किलात आपकी हो जाने वाली है आसान, है ना जी। तो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही थोड़े से समय में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकें, और जो मेन मेन कंसेप्ट है, मेन मेन बातें हैं, मेन मेन फॉर्मूले हैं, वो सब आपको डिलीवर कर सकें। ठीक है भाई, तो शुरू कर देते हैं, आगाज कर देते हैं, शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरू कर देते हैं। किन लोगों के लिए रेलेवेंट है? सभी के लिए रेलेवेंट है, हर बार बताता हूं। और करना क्या है, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जो भी मैं सिखाऊंगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, उसके शॉर्ट नोट्स, ये पीपीटी भी आपको मिलेगी। सिलेक्शन डायरी में नोट करना है। सिलेक्शन डायरी बहुत कीमती है, हर बार आकर ये समझाता हूं। वो बच्चा जो सिलेक्शन डायरी बनाएगा, वो बच्चा सेलेक्ट होगा, वो बच्चा अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन के एंड रिजल्ट तक पहुंचेगा। ठीक है जी, ये दो पीस ऑफ एडवाइस है मेरी तरफ से। चलो जी, तो शुरू हो जाते हैं, बात करते हैं वेव्स की। वेव मतलब होता क्या है? तो मैं एक बार फिर से स्वागत कर दूं सभी बच्चों का। तो मेरे सभी बच्चे 11th क्लास में, 12th क्लास में और 13th क्लास में, दैट मीन्स अर्जुना, लक्ष्य, ड्रॉपर और इन जनरल पूरे हिंदुस्तान, सर जमीन हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं, उन सभी का बहुत 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 स्वागत है। वेव्स की इस दुनिया में आप सबका स्वागत है। वेव होता क्या है भाई? तो एक्चुअल शब्द तो है वेव प्रोपोगेशन। तो मतलब क्या? मतलब ये कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसपोर्टेशन, है ना। एक जगह से दूसरी जगह, स्पेस की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एनर्जी और मोमेंटम का अगर ट्रांसफर होता है विदाउट बल्क मूवमेंट ऑफ मैटर या मीडियम, जिस मीडियम के थ्रू वेव जा रही है उसका कोई बल्क मूवमेंट, दैट मीन्स ओवरऑल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये प्रोपोगेशन वेव प्रोपोगेशन कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव एयर में बन रही है, पर उससे हवा नहीं चलने लगी है। हवा का चलना इज बल्क मूवमेंट, हवा का चलना इज बल्क मूवमेंट। तो क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, और उन सिंक्रोनस वाइब्रेशन से, उन सिंक्रोनस डिस्टर्बेंसेस से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है। चूंकि इसमें एक तरह की सिंक्रोनिसिटी इन्वॉल्व है, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है कि सब जो पार्टिकल हैं वो किस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिस्टर्ब होते जाते हैं, और ये वेव की खूबसूरती बनती है। ठीक है जी, चलिए जी। तो कहानी को शुरू करते हैं, कंप्लीट वेव कवर करेंगे। वेव क्या है? अभी अभी मैंने समझाया कि वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है। हम डिस्टरबेंस शब्द का भी इस्तेमाल करेंगे बार बार, है ना, जिससे क्या प्रोपोगेट होता है? एनर्जी एंड मोमेंटम का प्रोपोगेशन होता है ना, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मीडियम के बिना चले, मीडियम के बिना बल्क में चले, ऐसी कहानी होती है। ठीक, अच्छा जी। ओवरऑल अगर बात करें तो दो तरह की वेव्स होती हैं, जानते हो तुम सब, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव की कहानी मैक्सवेल ने हमें समझाई जब हम लाइट के बारे में खोज रहे थे, तो लाइट के बारे में डिफरेंट लोग के डिफरेंट ओपिनियन थे। हाइजिन भाई साहब ने कहा कि लाइट वेव है, पर किस मीडियम में चल रही है वो नहीं क्लियर था। फाइनली गुत्थी मैक्सवेल ने सुलझाई कि लाइट एक वेव तो है, पर एक नॉन मैकेनिकल वेव है, दैट मीन्स उसको मीडियम नहीं चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि दो प्रकार की वेव होती हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। आज हम जानते हैं, पहले हम ये नहीं जानते थे। मैकेनिकल वेव जो होती है उसका नाम मैकेनिकल इसलिए है क्योंकि वो मीडियम में चलती है, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, जैसे स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, ये दो एग्जांपल हमारे सिलेबस में। और मीडियम की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। मीडियम की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया, सच दैट मैकेनिकल वेव की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, उसका एक इन जनरल फॉर्मूला लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय इनर्शिया ऑफ मीडियम, elasticity of medium divided by inertia, divided by inertia of medium, है ना।
मैंने आपको बताया बार बार, दो ही तरह की वेव हमारे सिलेबस में, स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। स्ट्रिंग वेव के लिए जब ये फॉर्मूला देखेंगे तो स्ट्रिंग वेव के लिए वेलोसिटी होती है रूट टी बाय म्यू। टी इज टेंशन जो इलास्टिसिटी को डिनोट कर रहा है, म्यू मास पर यूनिट लेंथ है जो इनर्शिया को डिनोट कर रहा है। और साउंड वेव की बात करेंगे तो साउंड वेव में जो जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट ऑफ गामा पी डिवाइडेड बाय रो। गामा पी इलास्टिसिटी को डिनोट कर रहा है, रो डेंसिटी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अभी आएंगे तब मैं फॉर्मूले भी लिखूंगा, पर अभी मैंने केवल इतना कहा कि इन जनरल किसी भी प्रकार की मैकेनिकल वेव हो, किसी भी प्रकार की, तो उसका जो जो वेव वेलोसिटी है, मैकेनिकल वेव की जो वेव वेलोसिटी है, दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय इनर्शिया। सही बात है भाई, ऐसा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो नॉन मैकेनिकल वेव है, इसको ईएम वेव जो टॉपिक है उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, नाउ जब कोई मैकेनिकल वेव मीडियम में चलेगी तो मीडियम पार्टिकल होंगे डिस्टर्ब, है ना। वो मीडियम पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस आधार पर हम मैकेनिकल वेव को लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ट्रांसवर्स क्या, ट्रांसवर्स वो जिसमें मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ट्रांसवर्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। ये जो ट्रांसवर्स शब्द है, इस ट्रांसवर्स शब्द का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जैसे स्ट्रिंग वेव, वाटर वेव आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। वेयर लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, जैसे साउंड वेव। समझ रहे हो, करेक्ट है। तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ना, पार्टिकल ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जैसे साउंड वेव। ठीक है जी। एक टॉपिक आता है आगे, पोलराइजेशन। यहां पर केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता, केवल ट्रांसवर्स वेव को ही पोलराइज किया जा सकता है। पोलराइजेशन क्या है, ये जब हम वेव ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें आएगा। ठीक है जी, केवल एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप केवल ये समझ लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, एक चीज। दूसरी चीज ये समझ लें कि ट्रांसवर्स वेव जब चलती है तो जैसे स्ट्रिंग में जो वेव है ना, उसको ट्रांसवर्स वेव का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो स्ट्रिंग में जब वेव चलेगी तो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये स्ट्रिंग थी, जब वेव नहीं चल रही थी तब ये स्ट्रिंग की ओरिएंटेशन थी। अब जब वेव चल रही है तो जो स्ट्रिंग की शेप है वो कुछ इस तरह से हो गई, है ना। तो क्रेस्ट एंड ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज क्रेस्ट, दिस इज ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ, जब ट्रांसवर्स वेव चलती है तो क्रेस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, क्रेस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव जब चलती है तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन का फॉर्मेशन होता है। कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन का फॉर्मेशन होता है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर हम एक स्प्रिंग खींच लें, एक स्प्रिंग इमेजिन करें थोड़ी सी लंबी, ऐसे खींच लें और उसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दें, तो आप देखेंगे कि उसमें वेव प्रोपोगेट करेगी और पूरी स्प्रिंग में कंप्रेशन और रेयर फैक्शन, दैट मींस कहीं तो छल्ले जो स्प्रिंग है वो पास आ जाएंगे, कहीं दूर हो जाएंगे, राइट। इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट करती है। अच्छा जी, अब चाहे वेव लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स हो, जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो एक चीज है वेव फंक्शन, जो दोनों के लिए डिफाइन किया जा सकता है। वेव फंक्शन क्या चीज है, वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि डिस्टर्बेंस के बारे में बताता है। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय वेव इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय अ वेव फंक्शन, है ना। जब वेव चलेगी बेसिकली डिस्टर्बेंस होगा, वो डिस्टर्बेंस किस तरह से है, कैसे प्रोपोगेट कर रहा है, उसकी क्या कहानी है, वो हमें वेव फंक्शन से पता चलता है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर वेव हुई तो वेव फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का होगा। और अगर मैकेनिकल वेव हुई जैसे साउंड वेव या स्ट्रिंग वेव हुई तो वेव फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा। ट्रांसवर्स अगर वेव हुई तो वेव फंक्शन मुझे बताएगा कि मीन पोजीशन से, अगर वेव मान लेते हैं एक्स में जा रही है तो मीन पोजीशन से मीडियम पार्टिकल वाई या जेड डायरेक्शन में कैसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, ये वेव फंक्शन बताएगा। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हुई तो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम पार्टिकल कैसे अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं या किसी टी टाइम पर कहां है, ये कौन बताएगा, ये वेव फंक्शन बताएगा। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल कहानी हुई, सही है जी। अच्छा जी, अब इमेजिन करो कि कोई सोर्स है और उस सोर्स से हमने कोई डिस्टर्बेंस पैदा किया। हम मान ले रहे हैं कि मीडियम जो है वो वैसे के वैसे ही डिस्टर्बेंस को आगे परकोलेट करेगा, आगे लेकर जाएगा, ठीक।
तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि भाई साहब कि मान लेते हैं, मैं स्ट्रिंग का एग्जांपल अगर लेकर चलूं, तो मान लेते हैं कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये सोर्स है, ये सोर्स है, सही बात है, सोर्स जैसा डिस्टरबेंस करेगा वैसा ही डिस्टरबेंस मीडियम में चलेगा, जैसा डिस्टरबेंस सोर्स करेगा, है ना, वैसा ही डिस्टरबेंस मीडियम में परकोलेट होगा या मीडियम में चलेगा। ठीक, तो अभी हाल फिलहाल अगर मैं स्ट्रिंग वेव को समझाना चाहूं, क्योंकि वो बहुत आसान है, तो ये सोर्स इस डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करे, है ना, तो फिर ये डिस्टरबेंस इस मीडियम में भी ट्रांसफर होगा आगे, और मीडियम पार्टिकल ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो लेट अस इमेजिन ये सोर्स ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट करता है, ऐसे अगर वाइब्रेट करता है, और इस सोर्स के वाइब्रेशन का कुछ मान लेते हैं मैथमेटिकल फंक्शन है ना, जैसे मान लेते हैं मैथमेटिकल फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ टी। ये फंक्शन मुझे क्या बता रहा है? ये फंक्शन बता रहा है कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला सोर्स जो है वो किसी टी टाइम पर अपनी मीन पोजीशन से कहां है, ऊपर या नीचे कहां है। तो हमने एक्स डायरेक्शन को स्ट्रिंग के अलोंग डिफाइन कर रखा है और वाई डायरेक्शन को स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डिफाइन कर रखा है। ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है ना, ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि सोर्स y बराबर एफ टी फंक्शन से डिस्टर्ब होता है या y बराबर एफ टी फंक्शन से ऑसिलेट करता है सोर्स, तो अगर सोर्स से किसी x दूरी पर किसी मीडियम पार्टिकल की बात की जाए, सोर्स से x दूरी पर है ना, किसी ऐसे मीडियम पार्टिकल की बात की जाए, ये किसी मीडियम पार्टिकल की बात की जाए, सोर्स से x दूरी पर किसी मीडियम पार्टिकल की बात की जाए जिसकी ये मीन पोजीशन हो, सुनना, क्योंकि वो मीडियम पार्टिकल तो ऑसिलेट करेगा, तो उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन तो कभी कहीं होगी, कभी कहीं होगी, कभी कहीं होगी। तो फिर ये क्या है सर, आपने जो डॉट से दिखाया ये उसकी मीन पोजीशन है। हेंस अगर कोई मीडियम पार्टिकल जो सोर्स से x डिस्टेंस पर है, मतलब क्या, जिसकी मीन पोजीशन सोर्स से x डिस्टेंस पर है, वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा उसी प्रकार से जैसे सोर्स कर रहा है, वैसा ही ऑसिलेशन ये मीडियम पार्टिकल भी करेगा, है ना भाई। जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, केवल दोनों में एक डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस ये होगा कि एनर्जी को सोर्स से उस मीडियम पार्टिकल तक पहुंचने में कुछ समय लगेगा। हम मानकर चल रहे हैं कि वेव एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, हेंस अगर वेव v स्पीड से चल रही है तो वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगेगा कितना, x बाय v। हेंस किसी टी टाइम पर, बहुत ध्यान से सुनना, और यही सबसे मुश्किल चीज है वेव में, किसी टी टाइम पर ये मीडियम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कहां है, अगर हम ये जानना चाहें तो हमें ये समझना चाहिए कि सोर्स t माइनस एक्स बाई वी मीन टाइम पर सोर्स का डिस्टर्बेंस कैसा था, वैसा ही डिस्टर्बेंस इस मीडियम पार्टिकल का टी टाइम पर हो रहा होगा, क्योंकि x बाई वी टाइम डिस्टर्बेंस को पार्टिकल तक पहुंचने में लग रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं 2 सेकंड यहां से यहां तक पहुंचने में लगे, है ना, तो t बराबर 10 सेकंड पर इस मीडियम पार्टिकल की स्थिति एक्चुअली सोर्स की स्थिति जैसी होगी जो t बराबर 8 सेकंड पर थी। अगर 2 सेकंड इधर से उधर जाने में समय लग रहा है तो t बराबर 8 सेकंड पर सोर्स जैसा था वैसा ही ये मीडियम पार्टिकल t बराबर 10 सेकंड्स पर हो रहा होगा। इस थॉट को लेते हुए हमने लिखी है वेव की इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इसी थॉट से लिखी है। हेंस बस इतना ही मुझे करना है कि मैं केवल ये देखूं कि मीडियम पार्टिकल का किसी टी टाइम पर अपनी मीन पोजीशन से जो वाई डिस्प्लेसमेंट है ये बिल्कुल वैसा है जैसे सोर्स का टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट था। हेंस y इज इक्वल टू एफ टी माइनस एक्स बाई वी एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई जो एक वेव को रिप्रेजेंट कर जाएगी, है ना, जो एक वेव को रिप्रेजेंट कर जाएगी। सही है, तो ये पॉजिटिव एक्स में जाने वाली वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस दिशा में? पॉजिटिव एक्स में। अगर वेव नेगेटिव एक्स में जा रही होती और हम एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट रखते, तो अब अगर हम टी माइनस एक्स बाई वी रखते और एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स भी नेगेटिव साइन के साथ आता तो जुड़ जाता, समझ रहे हो ना। हेंस एक्स को अगर एक्स कोऑर्डिनेट की तरह देखें और अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने वाली वेव की बात करें तो उसकी इक्वेशन टी प्लस एक्स बाई वी आएगी। उसकी इक्वेशन क्या आएगी? उसकी इक्वेशन टी प्लस एक्स बाई वी आएगी। देखो ध्यान से देखो, टी प्लस एक्स बाई वी। क्यों प्लस का साइन क्यों आया? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट खुद नेगेटिव। ठीक है भाई, तो 2 इक्वेशन आपके सामने पेश हैं, पेश खिदमत है 2 इक्वेशन, इनको दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो इक्वेशन है जिसमें t माइनस एक्स बाई वी आ रहा है, मतलब टाइम और x के जो टर्म है वो दोनों सेम साइन के नहीं है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। ऐसा अगर होता है तो वेव किधर जा रही है? पॉजिटिव x में जा रही है। और अगर दोनों टर्म सेम साइन के हैं, ऐसा होता है तो वेव किधर जा रही है?
नेगेटिव एक्स में जा रही है। बस ये दो बातें हमें दिमाग में रख लेनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। ऐसा है, ये दो बातें अच्छे तरीके से दिमाग में रख लीजिए, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा जी, A wave traveling in positive x direction can also be represented by, मैं फंक्शन बदल दूं तो f की जगह मैंने कोई दूसरा फंक्शन g कर दिया है ना, तो y इज इक्वल टू जी एक्स माइनस वी टी। एक ही बात है, आप अगर x को अगर आप v को कॉमन ले लोगे तो वही t माइनस एक्स बाई वी, एक्स माइनस टी बाई वी फॉर्मेट का हो जाएगा। अच्छा जी, ये फंक्शन ऑड इवन होगा तो माइनस प्लस अंदर बाहर हो सकता है, उसकी कोई ज्यादा खास चिंता की बात नहीं है। अच्छा जी, अभी हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, है ना, एक एक्स में पॉजिटिव एक्स में, एक नेगेटिव एक्स में। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी जनरल कहानी बन जाए जिससे मैं किसी भी डायरेक्शन में जाने वाली वेव को रिप्रेजेंट कर सकूं। अगर मैं ऐसा चाहता हूं तो ये जो अभी इक्वेशंस मेरे पास आई हैं, अगर इनके डबल डेरिवेटिव्स निकाले जाएं तो डबल डेरिवेटिव्स निकालने पर एक सिचुएशन आएगी जो कि ये है। इस पर जनरली कुछ पूछा नहीं जाता है, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर d2y बाई dt2, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी वेव को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स में जाती हो चाहे वो नेगेटिव एक्स में जाती हो, चाहे वो पॉजिटिव एक्स में जाती हो चाहे वो नेगेटिव एक्स में जाती हो, किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने वाला जनरल फंक्शन ये है, एक जनरल फंक्शन, जनरल मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है, इस पर ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। ये d2y बाई डी एक्स टू क्या है सर, ये पार्शियल डेरिवेटिव है ना। मैं हल्का सा अगर समझाऊं आपको तो देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखना जरा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मान लेते हैं t माइनस एक्स बाई वी, एक पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाने वाली वेव की इक्वेशन। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इक्वेशन तीन वेरिएबल को कनेक्ट कर रही है, एक y, एक t और एक x। कितने वेरिएबल को जोड़ रही है, तीन वेरिएबल को जोड़ रही है ना, एक y, एक t और एक x। हेंस हम y को t में और x में अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। हेंस अगर मैं y को t में डिफरेंशिएट करूं, डेल y बाई डेल टी निकालूं, तो डेल y बाई डेल टी बेसिकली पार्टिकल वेलोसिटी vp, पार्टिकल वेलोसिटी होगी। डेल y बाई डेल टी का क्या मतलब होगा, y किसकी पोजीशन है, पार्टिकल की मीन पोजीशन से, हेंस डेल y बाई डेल टी क्या चीज होगी, पार्टिकल वेलोसिटी होगी। हेंस डेल y बाई डेल टी वुड बी इक्वल टू एफ डैश टी माइनस एक्स बाय वी। पार्शियल डेरिवेटिव में जो बाकी सब पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट मान लेते हैं। अच्छा जी, और वहीं अगर मैं y को x में डिफरेंशिएट करूं और डेल y बाय डेल एक्स निकालने की कोशिश करूं, तो डेल y बाय डेल एक्स बेसिकली स्लोप होगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। डेल y बाय डेल एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। हेंस डेल y बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ डैश टी माइनस ऑफ एक्स बाय वी इंटू माइनस का 1 बाय वी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी इंटू माइनस का 1 बाई वी। हेंस अगर मैं एफ डैश टी माइनस एक्स बाई वी की वैल्यू वीपी उठा के यहां रख दूं, समझ रहे हो मेरी बात, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी इंटू माइनस 1 बाई वी। देखो ना ध्यान से, तो मुझे मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी वीपी इंटू माइनस 1 बाई वी। ये जो वी है ये क्या है, ये जो वी है ये क्या है, ये वेव वेलोसिटी है VW, वेव वेलोसिटी है VW, सही है। हेंस पॉजिटिव एक्स में फॉर पॉजिटिव एक्स वेव, तो पॉजिटिव एक्स में जाने वाली वेव के लिए, पॉजिटिव एक्स में जाने वाली वेव के लिए हमें एक बहुत ही मजेदार रिलेशनशिप मिल रहा है जो याद रखना चाहिए, जिस पर सवाल बनते हैं कि भाई साहब पार्टिकल वेलोसिटी VP इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। पॉजिटिव एक्स में अगर कोई वेव जा रही है तो उस वेव की पार्टिकल वेलोसिटी इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। क्या मतलब हुआ सर इस बात का, मतलब ये हुआ बेटा कि अगर कोई वेव पॉजिटिव एक्स में जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैं अगर ऐसा रिप्रेजेंट करूं कि ये एक वेव है, इस तरह से दिखाऊं कि ये एक वेव है, ये मान लेते हैं मीन पोजीशन थी, और ये वेव अगर पॉजिटिव एक्स में जा रही है, ऐसे पॉजिटिव एक्स में वेव जा रही है ना, तो स्ट्रिंग का कोई लोकेशन, जैसे कि ये अगर आप देखें तो यहां पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। देखो ध्यान से, यहां पर स्लोप कैसा है, नेगेटिव। तो चूंकि यहां स्लोप नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव है, तो पार्टिकल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और चूंकि पार्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव माने अपवर्ड, पॉजिटिव माने अपवर्ड, हेंस ये वाला पार्टिकल के पास अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी।
समझ रहे हो, ये वाले पार्टिकल के पास अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, वेयर एज ये वाला जो पार्टिकल है जिस पर स्लोप कैसा है पॉजिटिव, उसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। क्या ये मेरी बात आपको हल्की सी समझ में आई है? और ऐसे करके हम डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को समझ सकते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल मीन पोजीशन पर होगा उस लोकेशन पर स्लोप हाईएस्ट होगा, स्पीड मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। जो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, स्लोप जीरो होगा, स्पीड जीरो होगी। सही है, करेक्ट है। और माइनस का रिलेशनशिप है, ये माइनस का रिलेशनशिप जब भी तुम लिखो या समझो, एक बात हमेशा याद रखना, ये किस वेव के लिए है? फॉर पॉजिटिव एक्स वेव, फॉर अ वेव गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब समझो कि अगर वेव पॉजिटिव एक्स में नहीं नेगेटिव एक्स में जा रही होती तो कहां कहां क्या फर्क पड़ता? फॉर नेगेटिव एक्स वेव, अगर कोई वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होती तो कहां कहां क्या फर्क पड़ता? ये पॉजिटिव होता, इस पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला जो नेगेटिव है ये नेगेटिव नहीं आता, हेंस यहां नेगेटिव नहीं आता। क्या रिलेशनशिप बनता? पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, है ना। तो अगर कोई वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है तो उसके लिए रिलेशनशिप है पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है। इस पर सवाल बहुत आसान सवाल बनते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कोई वेव नेगेटिव एक्स में जा रही है तो उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी है पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। ऐसा ही चित्र अगर मैं इस वाली वेव के लिए जो नेगेटिव एक्स में जा रही है, मान लेते हैं ये कोई वेव है जो नेगेटिव एक्स में जा रही है, किधर जा रही है ये वेव? नेगेटिव एक्स में जा रही है ना, नेगेटिव एक्स में वेव इधर जा रही है। और यहां भी अगर मैं 2 पॉइंट देकर आपसे पूछूं कि भाई साहब इस पॉइंट के पास और इस पॉइंट के पास क्या वेलोसिटीज होंगी, डायरेक्शन बताइए, तो इस पॉइंट पर चूंकि स्लोप नेगेटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, दैट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस ऐसे। और यहां स्लोप पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे। दोनों में अंतर समझो, इसमें और इसमें अंतर को समझो। एक पॉजिटिव एक्स में जा रही है, एक नेगेटिव एक्स में जा रही है। दोनों के पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी के बीच के संबंध अलग अलग हैं, है ना। पॉजिटिव एक्स में जब वेव जाती है तो माइनस का साइन आता है और नेगेटिव एक्स में जब वेव जाती है तो माइनस का साइन नहीं आता है। ठीक है जी। इस पर बड़े आसान चित्र वाले सवाल बन जाते हैं, बहुत इजी, बहुत मजेदार। पर वो वही कर पाएगा जिसको ये फंडा अच्छे से समझ में आता है ना। तो एकदम फ्री के लड्डू वाले सवाल बनते हैं, एकदम फ्री के लड्डू, एकदम ही फ्री के लड्डू वाले सवाल बन जाते हैं। ठीक, ऐसा है। अच्छा जी, x और t दोनों की पावर 1 होनी चाहिए वेव फंक्शन को होने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर लिखा है तो ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ये कर पाएगा, ये कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, पर कौन नहीं कर पाएगा? ये नहीं कर पाएगा। तो x और t दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर हो, वो किसी दूसरी चीज में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। अच्छा जी, ये तो अभी तक जनरल बात कर रहे थे। हमारा जो सिलेबस है उसमें और ज्यादा आसान बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो वेव है वो सिनुसॉइडल वेव है। क्या मतलब सर? सिनुसॉइडल वेव का मतलब है कि हमने जो सोर्स अभी इमेजिन किया था, वो सोर्स अपनी पोजीशन पर अगर एसएचएम करता है तो मीडियम में जो वेव बनती है वो सिनुसॉइडल वेव बनती है, जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin of omega t minus kx, y इज इक्वल टू a sin of omega t minus kx टाइप की इक्वेशन होगी। तो सिनुसॉइडल वेव का मतलब है कि सोर्स एसएचएम करे, है ना। तो सोर्स अंडरगोज एसएचएम। तो अगर सोर्स एसएचएम करेगा तो क्या सभी मीडियम पार्टिकल एसएचएम करेंगे? सभी मीडियम पार्टिकल एसएचएम करेंगे, है ना। तो सोर्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t टाइप की हो जाएगी। तो फिर मीडियम पार्टिकल की क्या इक्वेशन हो जाएगी? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा। मीडियम पार्टिकल की क्या इक्वेशन हो जाएगी? y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा। t की जगह क्या आ जाएगा? t माइनस एक्स बाई वी आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा। ओमेगा को अंदर ले जाओ और ओमेगा बाई वी को एक नया नाम दे देते हैं वेव नंबर k। तो यही चीज हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें एक फेज और जोड़ दिया, इसने फेज और जोड़ दिया। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस ऑफ के एक्स। k क्या बला है? k क्या चीज है? k है वेव नंबर। k क्या है? k है वेव नंबर, जो कि बेसिकली ओमेगा बाय वी होता है,
ओमेगा को खोल दो, ओमेगा होता है 2 पाई n, और जो वेव वेलोसिटी v वो होती है n लैम्डा, तो ये तो हो जाएगा 2 पाई n, ये भाई साहब हो जाएंगे n लैम्डा, n से n उड़ जाएगा, हेंस k की डेफिनेशन क्या आई, 2 पाई बाय लैम्डा, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा। समझ में आ जाता है, करेक्ट है। फिर अगर मैं इसको टाइम पर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो ये पार्टिकल वेलोसिटी वीपी को रिप्रेजेंट कर जाएगा, अगर मैं टाइम पर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें केवल ये समझना है कि y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, पॉजिटिव x में जाने वाली वेव की सिनुसॉइडल वेव की इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स नेगेटिव x में जाने वाली सिनुसॉइडल वेव की इक्वेशन है। बस इतना हमें समझ लेना है, इतना हमें समझ लेना है, सही है, करेक्ट है। अच्छा जी, कुछ टर्म है जो वेव मोशन से संबंधित है ना, जैसे फॉर एग्जांपल फेज। फेज क्या होता है सर, फेज ये होता है बेटा y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस के एक्स, मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, या प्लस मान लेते हैं फाई नॉट भी लिखा हुआ है, ऐसा समझ लेते हैं। तो जो भी साइन के अंदर लिखा हुआ है, जिसको साइन का आर्ग्यूमेंट कहते हैं, या ऐसा कह लीजिए एंगल की जगह पर जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, उस पूरी चीज को फेज कहते हैं, उस पूरी चीज को फेज कहते हैं। तो ये पूरी चीज फेज है। क्या है फेज, फेज क्या है, फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ फाई नॉट, ये है फेज। क्या हमारी बात समझ में आई है, क्या है फेज, क्या है फेज, क्या है फेज भाई साहब, ये है फेज, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ फाई नॉट फेज है। एम्पलीट्यूड तो तुम समझते ही हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, एम्पलीट्यूड तो तुम समझते ही हो। उसके अलावा टाइम पीरियड भी तुम समझते हो। वेव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, वेव फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली है ना, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट इज लाइक वेव फ्रीक्वेंसी, ठीक। अच्छा जी, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ क्या है, मिनिमम सेपरेशन डेल्टा एक्स बिटवीन टू पार्टिकल्स सो दैट दे वाइब्रेट इन द सेम फेज, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल सो दैट दे वाइब्रेट इन सेम फेज इज वेवलेंथ। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल सो दैट दे वाइब्रेट इन सेम फेज इज वेवलेंथ, ठीक। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, जो कि हमें पता होना चाहिए। डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा। यहां से जरा देखिए, इसको समझिए, इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स, ऐसा भी कह सकते हैं, के इज 2 पाई बाय लेमडा। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होता है, जो कि ये है, जो कि बहुत ज्यादा काम आता है, वेव ऑप्टिक्स में भी बहुत काम आता है, फिर हम इंटरफेरेंस वगैरह की बात करेंगे, वहां भी ये रिलेशनशिप बहुत काम आता है। इस डेफिनेशन के अनुसार अगर मैं डेल्टा एक्स को लेमडा कर दूं तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा, 2 पाई, और डेल्टा फाई अगर 2 पाई आ जाए तो हम जानते हैं कि पार्टिकल सेम फेज में आ जाएंगे। अब इस डेफिनेशन को देखो, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल विच वाइब्रेट इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। डेल्टा एक्स को लेमडा कर दूं तो डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 2 पाई। दैट मींस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स सो दैट दो मीडियम पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करने लगे इज वेवलेंथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वेवलेंथ की डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। दूसरी डेफिनेशन भी वेवलेंथ की बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरी डेफिनेशन भी इंटरेस्टिंग है। वेवलेंथ इज आल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हार्मोनिक वेव इन वन ऑसिलेशन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस वेव चलेगी, अगर वेव v स्पीड से चल रही है और एक ऑसिलेशन में मान लेते हैं टाइम लगता है कैपिटल टी, टाइम लगता है कैपिटल टी, तो इस डेफिनेशन के अनुसार v इंटू कैपिटल टी मस्ट बी इक्वल टू लेमडा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन ऑसिलेशन इज वेवलेंथ। अगर इस डेफिनेशन को देखें तो v इंटू टी बराबर लेमडा। इस टाइम पीरियड टी को उधर ले जाएं और हम जानते हैं 1 बाय टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या v बराबर n लेमडा पर पहुंच जाएंगे, तो क्या v बराबर n लेमडा पर पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो, जो वेव की फंडामेंटल कहानी है, v बराबर n लेमडा तो किसी भी वेव की फंडामेंटल कहानी है ना। तो इस तरीके से इन डेफिनेशंस को बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाया गया है, समझाया गया है, ऐसा है, और जानना ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, ये सब तो मैं आपको करा चुका हूं, रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है जी, ये सब भी हमने बात कर ली है। चलो जी, यहां तक हमने
डिस्कशन कर लिया। अब हम अगली चीज पर आ जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। अगली चीज पर आ जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो स्ट्रिंग वेव की जो वेव वेलोसिटी होती है, किसकी? स्ट्रिंग वेव की। स्ट्रिंग वेव की जो वेव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव, उसका मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेव। तो स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ टेंशन टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ म्यू। म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, किसका? स्ट्रिंग का। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टी ऑब्वियसली इज टेंशन, वो तो सबको पता ही है। तो टी टेंशन है भाई साहब, टी टेंशन है ना, टी टेंशन है, और म्यू मास पर यूनिट लेंथ, म्यू मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, उसको अपन स्किप कर देंगे, उसमें उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे हम इसका इस्तेमाल करेंगे कि वेलोसिटी है अंडर रूट ऑफ टेंशन टी डिवाइडेड बाय म्यू। स्ट्रिंग वेव की वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ टेंशन टी डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक, अच्छा जी, अब देखिए एक छोटा सा आर्टिकल देखिए कि अगर मैं एक रोप को हैंग कर दूं, है ना, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास एम एंड लेंथ एल हैंग्स फ्रॉम अ सीलिंग। ठीक, ठीक है, तो अगर मैं एक रोप को हैंग कर दूं, तो हम अच्छे से जानते हैं कि रोप में या स्ट्रिंग में दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर स्ट्रिंग खुद का मास बहुत कम है तो फिर टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगी, और अगर टेंशन थ्रू आउट सेम रही और रोप अगर यूनिफॉर्म रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सही है। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि जब रोप थोड़ी थिक हो, रोप यूनिफॉर्म हो और थिक हो, तो टेंशन सब जगह एक जैसी नहीं होगी, और अगर टेंशन सब जगह एक जैसी नहीं होगी तो वेव वेलोसिटी भी एक जैसी नहीं होगी। तो जितने भी क्वेश्चन स्ट्रिंग पर बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन स्ट्रिंग पर बनेंगे वो दो कैटेगरी के होते हैं, है ना। स्ट्रिंग, या ऐसा कह लीजिए कि स्ट्रिंग दो कैटेगरी की हो सकती है। एक बहुत नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग, नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास, और अगर नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग हुई, नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग हुई तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर भाई साहब टेंशन कांस्टेंट हो गया तो फिर वेव वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी, और ये बहुत आसान हो जाएगा। तो स्ट्रिंग में जो वेव वेलोसिटी बनेगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। वेयर एज अगर एप्रिशिएबल मास की हुई, एप्रिशिएबल मास, है ना, जिसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, अगर एप्रिशिएबल मास की हुई तो भाई साहब टेंशन वेरिएबल हो जाएगा, जैसे कि इस एग्जांपल में होने वाला है, और अगर टेंशन वेरिएबल हो गया तो वेव वेलोसिटी भी वेरिएबल हो जाएगी। और अगर वेव वेलोसिटी वेरिएबल हो गई तो ये ऐसा हो गया जैसे कोई वेव डिफरेंट मीडियम्स में से गुजर रही है। ये ऐसा हो गया जैसे कोई वेव डिफरेंट मीडियम्स में से गुजर रही है ना। वेव के लिए मीडियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो वेव वेलोसिटी ही है। तो वेव डिफरेंट मीडियम में से गुजर रही है, ऐसा हो जाएगा। और अगर वेव डिफरेंट मीडियम में से गुजरती है तो केवल एक चीज है जो कांस्टेंट रहती है, और वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी का केस हुआ, है ना, तो फिर हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है ना, इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कांस्टेंट है, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसका इस्तेमाल करते हुए, इसको लेते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ में आ जाती है। अब इस एग्जाम्पल में इसने एक स्ट्रिंग दिखा रखी है जो ऐसे लटक रही है ना। अगर हम मान लेते हैं नीचे से वाई डेप्थ पर बात करें तो यहां जो टेंशन होगी वो इतना जो पार्ट है उसकी वजह से टेंशन होगी। मान लेते हैं अगर मास पर यूनिट लेंथ म्यू है तो म्यू वाई, टेंशन कितनी हो जाएगी? म्यू वाई जी। इधर देखो ध्यान से, टेंशन कितनी हो जाएगी? म्यू वाई जी। और वेलोसिटी अगर लिखोगे वेव वेलोसिटी तो अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो ये म्यू म्यू कटेगा, हेंस वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ वाई जी। ध्यान से देख लेना, बहुत कॉमन है। नीचे से वाई हाइट पर जो वेव की वेलोसिटी होगी, वेव अगर ऐसे चल रही है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वेव की जो वेलोसिटी होगी वो होगी अंडर रूट ऑफ वाई जी, अंडर रूट ऑफ वाई जी, है ना। वेव की वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ वाई जी। ठीक, करेक्ट है। और इसको लेते हुए अगर मैं टाइम निकाल लूं कि नीचे से ऊपर जाने में टाइम कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, तो वो टाइम का एक्सप्रेशन है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ जा रही है? ऐसा है भाई साहब। चलिए जी तो वेव वेलोसिटी के बाद अब अगली जो चीज समझनी है वो है पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। ठीक है भाई, तो देखो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है जो याद करना है तुम्हें, वो है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर म्यू वी। ये है एवरेज पावर। क्या है? एवरेज पावर ट्रांसमिटेड बाय अ वेव।
तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर, वो एन है म्यू मास पर यूनिट लेंथ इनटू वेलोसिटी। ठीक, अच्छा जी, इसी एवरेज पावर, ये एवरेज पावर है राइट, इसी एवरेज पावर की मदद से हम एवरेज इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो एवरेज इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर म्यू रोहो वी, यहां रोहो आ जाएगा है ना, एरिया से डिवाइड करेंगे। तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं इसको। तो जो भाई जो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, जो आपको याद भी रहना चाहिए, एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज। तो एवरेज इंटेंसिटी आई एवरेज इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रोहो वी, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रोहो वी। ठीक, ए एम्पलीट्यूड है, एन फ्रीक्वेंसी है, रोहो डेंसिटी है किसकी, मीडियम की, और वी ऑब्वियसली वेव वेलोसिटी है। वी क्या है, वेव वेलोसिटी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन। और यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी और रोहो और वी को सेम रख दिया जाए तो एवरेज इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ जाती है, जिसका आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ जाती है, कब आ जाती है, जब फ्रीक्वेंसी और मीडियम सेम हो। तो दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, जिनको कोहेरेंट वेव्स कहते हैं, अगर दो वेव कोहेरेंट हो, कोहेरेंट मतलब फ्रीक्वेंसी सेम, तो उनकी इंटेंसिटी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव वुड बी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। अच्छा जी, अगली चीज को समझिए, अगली चीज को समझिए, है ना। अब अगर एक से ज्यादा वेव एक मीडियम में है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। दो वेव अगर एक मीडियम में है तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम को देखो, एक पल्स ये है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक पल्स ये है जो इस डायरेक्शन में जा रही है ना। ये दो पल्सेस हैं जो एक ही स्ट्रिंग में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ये एक पॉइंट पर मिलेंगे आपस में, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का दोनों के कंबाइंड की वजह से होगा, फिर सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, है ना, फिर सेपरेट हो जाएंगे और अलग अलग हो जाएंगे। जब ये दोनों वेव मिलेंगे, जब ये दोनों वेव मिलेंगे तो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से, दोनों वेव के कॉम्बिनेशन से पैदा होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। हेंस एक से ज्यादा वेव एक मीडियम में एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और अगर एक साथ किसी पार्टिकल पर वो दोनों वेव इंपोज होती हैं तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्वियसली दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगा, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से होगा। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से तीन फिनोमेना पैदा होते हैं, इंटरफेरेंस, देन स्टैंडिंग वेव्स जिसको स्टेशनरी वेव्स भी कहते हैं, और बीट्स। बीट फिनोमेना हम साउंड में पढ़ते हैं। तो यहां अभी हाल फिलहाल हम दो फिनोमेना की बात करेंगे, एक इंटरफेरेंस और एक स्टैंडिंग वेव। कब इंटरफेरेंस होता है, कब स्टैंडिंग वेव होता है, वो समझ लीजिए। इंटरफेरेंस तब होता है जब तो कोहेरेंट वेव सेम डायरेक्शन में सुपर इंपोज होती हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन कोहेरेंट वेव्स। तो सेम डायरेक्शन में कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट वेव्स, सेम डायरेक्शन कोहेरेंट वेव्स अगर सुपर इंपोज हो जाए, सेम डायरेक्शन में चलने वाली कोहेरेंट वेव्स अगर सुपर इंपोज हो जाए तो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस पैदा होता है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब है जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट बनेगी। कहीं पर सम टोटल से ज्यादा हो जाएगी, I1 प्लस I2 से ज्यादा हो जाएगी। I1 अगर एक वेव की इंटेंसिटी है, I2 अगर दूसरी वेव की एवरेज इंटेंसिटी है, तो किसी जगह पर जहां दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है, किसी जगह पर जहां दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये जो फाई फेज डिफरेंस है, ये फाई फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस से कनेक्टेड है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। तो जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि अलग अलग लोकेशंस पर दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, उसकी वजह से जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग होगा, और फिर उस अलग अलग फेज डिफरेंस की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी आपको दिखाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल यंग का जो डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें S1 S2 करके दो सोर्सेस हैं और स्क्रीन है। अब सोर्सेस से अगर हम रफली अगर उसको समझें यहाँ पर, वैसे तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, पर अगर हम रफली यंग के एक्सपेरिमेंट को समझें तो यंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा हमसे कहता है, कि मान लेते हैं ये एक सेंट्रल लाइन है,
ये एक सेंट्रल लाइन है और ये एक सोर्स है और ये एक दूसरा सोर्स है S1 S2, ये S1 है और ये S2 है, और S1 S2 से रेज चलकर वेव्स चलकर स्क्रीन पर पहुंच रही हैं, है ना। तो S1 और S2 से वेव्स चलकर स्क्रीन पर पहुंच रही हैं। तो मान लेते हैं स्क्रीन के किसी पॉइंट पर S1 और S2 से वेव्स चलकर पहुंची, तो इन दोनों ने जो रास्ते ट्रेवल करे हैं, इन दोनों ने जो पाथ ट्रेवल करे हैं, अगर ये पॉइंट P है तो S1P और S2P क्लियरली अलग अलग है। तो S2P माइनस S1P डेल्टा एक्स बनेगा, बनेगा ना, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। तो दोनों रेस या दोनों वेव्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो S2P माइनस S1P बनेगा, और इस डेल्टा एक्स की वैल्यू स्क्रीन की डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट होगी। हेंस इस डेल्टा एक्स से पैदा होगा क्या, डेल्टा फाई। इस डेल्टा एक्स से पैदा होगा डेल्टा फाई यूजिंग दिस रिलेशनशिप। इस डेल्टा फाई के अलग अलग जगह अलग अलग हो जाने से रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अलग अलग लोकेशन पर, स्क्रीन की अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग बनेगी। कहीं मैक्सिमम होगी जहां हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं मिनिमम होगी जहां हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये जो स्पेस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग होना है, यही इंटरफेरेंस कहलाता है ना। ये जो स्पेस में अलग अलग जगह पर इंटेंसिटी का अलग अलग होना है, यही इंटरफेरेंस कहलाता है। सही बात है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब दो वेव इन फेज मिलती हैं। इन फेज, जब दो वेव इन फेज मिलती हैं। इन फेज मिलने का क्या मतलब है सर, इन फेज मिलने का मतलब है कि जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई वो 2n पाई के बराबर हो जाए। जो फेज डिफरेंस है डेल्टा पाई वो 2n पाई के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि वेव्स इन फेज मिल रही हैं, है ना। तो जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई हो जाए तो वेव्स इन फेज मिलती हैं। या अगर पाथ डिफरेंस की बात की जाए तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाए तो भी हम कहेंगे कि वेव्स इन फेज मिल रही हैं। यहां जो n है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, हाँ, और ये जीरो से शुरू होगा तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, इस तरह की चीजें चलेंगी। और भाई जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, वो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बना है A1 प्लस A2 उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है ही से, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है ही से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, करेक्ट है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वुड बी प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी I1 और I2 थी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के समय जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, तो 2 रूट I1 I2 cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1, cos फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या मैं इसको रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। हेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है वो रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर होती है और ऑब्वियसली मैक्सिमम होती है। रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर होती है और ऑब्वियसली मैक्सिमम होती है। ये सब बातें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अच्छे से समझ लो। वेव ऑप्टिक्स में भी ये सारी बातें काम आएंगी, ऐसी कैसी सारी बातें वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएंगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब वेव्स आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज होने का क्या मतलब है सर, आउट ऑफ फेज होने का मतलब है कि एक वेव तो पार्टिकल को मान लेते हैं ऊपर उठा रही है और दूसरी वेव उसी पार्टिकल को नीचे दबा रही है। आउट ऑफ फेज, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तब इसको आउट ऑफ फेज कहेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है, फेज डिफरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, 2n माइनस 1 पाई, n 1 से चलेगा, n को ऑर्डर ऑफ मिनिमा बोलेंगे। और पाथ डिफरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 इंटू लेमडा, है ना भाई। और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, क्या चीज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बनेगा वो A1 माइनस A2 या A1 डिफरेंस A2 होगा। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो मिनिमम होगी, अब मैक्सिमम नहीं होगी, मिनिमम होगी। और वो प्रोपोर्शन होगी किसके, A1 माइनस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम बनेगी और वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट ऑफ A1 माइनस A2 के होल स्क्वायर के। और जैसे पीछे वर्किंग करी थी वैसे ही अगर मैं यहां वर्किंग करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालूं तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि वो रूट I1 माइनस रूट I2 के स्क्वायर के बराबर आएगी, क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या हो गई है, -1 हो गई। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान रिजल्टेंट इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 के स्क्वायर के
बराबर आती है। ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बातें हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कहानियां हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा है भाई साहब। ठीक, चलिए जी और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, फिर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है ना। तो कैसे वेव का रिफ्लेक्शन, कैसे वेव का रिफ्लेक्शन किया जाएगा उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें। तो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसकी इक्वेशन है ये इंसिडेंट है वेव, ये बाउंड्री है दो मीडियम की, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, वो रिफ्रैक्टेड वेव है ना भाई। ये रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड, और वो रिफ्रैक्टेड वेव है। ठीक है जी, रिफ्लेक्टेड, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव एंड दैट इज रिफ्रैक्टेड वेव। ठीक, करेक्ट है। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो वेव्स हैं उनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनमें एक बड़ा मजेदार सा रिलेशनशिप है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ये हमसे कभी कभी पूछा जा सकता है। जो रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टेड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है v2 माइनस वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू इंटू इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड, और जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 2v2 अपॉन v2 प्लस v1। यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर v1 v2 से बड़ा हो गया, अगर v1 v2 से बड़ा हो गया तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड नेगेटिव में आ रहा है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, और हम जानते हैं कि जिस मीडियम में रे तेज चलती है वो रेयरर कहलाता है। इसका मतलब कि अगर रेयरर डेंसर बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो पाई का फेस चेंज आ जाता है ना। इफ रिफ्लेक्शन occurs, if reflection occurs at rarer denser boundary, if reflection occurs at rarer denser boundary, if reflection occurs at rarer denser boundary, pi phase change takes place, pi phase change takes place। पाई का जो फेज है वो पाई का फेज चेंज हो जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगेन वेव ऑप्टिक्स में और वेव्स सब जगह पर इसका बड़ा ही गहरा इंप्लीकेशन है, बहुत ही गहरा इसका यूसेज है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल है। वही वो यहां पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, ऐसा है। ये तो हो गया हमारी स्टैंडिंग वेव के बारे, ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक, अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगर हम स्टैंडिंग वेव पर। तो दो स्टैंडिंग वेव कब बनती हैं? दो स्टैंडिंग वेव तब बनती हैं जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों और सुपर इंपोज हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो और सुपर इंपोज हो जाए तो स्टेशनरी वेव पैटर्न बनता है। इस स्टेशनरी वेव पैटर्न में जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा वहां तो मीडियम के पार्टिकल डबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, पर जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा और अगर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड बराबर थे तो मीडियम पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 बनेगा। दैट मींस पार्टिकल वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, उन लोकेशंस को बोलेंगे नोड। हेंस स्टैंडिंग वेव में नोड एंटी नोड फॉर्मेशन होता है। जो सबसे मुख्य बात है स्टैंडिंग वेव की वो है नोड एंड एंटी नोड फॉर्मेशन। नोड एंड एंटी नोड, एंटी नोड क्या है? एंटी नोड वो पार्टिकल हैं, एंटी नोड वो लोग हैं जिनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे ज्यादा है। नोड क्या है? नोड वो मीडियम पार्टिकल की लोकेशंस हैं जहां एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन सबसे कम है या जीरो है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होता है, जिस वजह से नोड और एंटी नोड के फॉर्मेशन होने की वजह से दो नोड्स के बीच अगर जीरो वाइब्रेशन हो रहा है नोड पार्टिकल का तो दो नोड के बीच एनर्जी फंस जाती है, जिस वजह से इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं। थोड़ा सा इसकी मैथमेटिकली वर्किंग करें तो मान लेते हैं कि मेरी जो दो वेव्स थी उनकी इक्वेशन थी y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx और y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx। इन दोनों को सुपर इंपोज किया हमने, y बराबर y1 प्लस y2 का गेम खेला, दोनों को जोड़ा, इसको a माइनस बी साइन ए माइनस बी, उसको साइन ए प्लस बी से अगर मैं खोल दूंगा तो जो मुझे मिलेगा वो एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन होगी और वो है 2a cos kx sin ओमेगा t। ये 2a cos kx sin ओमेगा t ये एक स्टैंडिंग वेव इक्वेशन है। क्या है ये? स्टैंडिंग वेव इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो सबसे मजेदार चीज है वो ये है कि ये जो टर्म है 2a cos kx है ना, तो क्या आप समझ रहे हैं कि 2a cos kx अगर जीरो हो जाए, 2a cos kx जीरो तो हो सकता है, cos kx अगर जीरो हो जाए तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ऐसे लोगों का y डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो आएगा। हेंस cos kx की वैल्यू जहां जीरो होगी वहां नोड बनेगा और cos kx की वैल्यू जहां प्लस माइनस 1 होगी वहां एंटी नोड बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? करेक्ट है। तो इसको अगर अपन r sin ओमेगा t की तरह देखें तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट है,
सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, पर एम्पलीट्यूड सब पार्टिकल का अलग अलग है। स्टैंडिंग वेव में सब पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, पर एम्पलीट्यूड लोगों का अलग अलग है। ठीक, अच्छा जी, अगर मैं एंटी नोड्स, जहां एंटी नोड बनेंगे उन लोकेशंस की बात करूं, तो एंटी नोड फॉर्मेशन कहां होगा? तो एंटी नोड फॉर्मेशन वहां होगा जहां cos के x की वैल्यू +-1 आएगी। हेंस x की वैल्यू ढूंढे तो 0, λ/2, लैम्डा वगैरह वगैरह वगैरह। क्या हम देख सकते हैं? दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में गैप है λ/2। ठीक, जो याद रखने वाली बात है ना? मिनिमम गैप बिटवीन टू एंटी नोड्स, मिनिमम गैप बिटवीन टू एंटी नोड्स कितना है? मिनिमम गैप बिटवीन टू एंटी नोड्स कितना है? λ/2 है। मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम गैप बिटवीन टू एंटी नोड कितना है? λ/2। सेम कहानी में नोड्स के लिए भी कह सकता हूं। नोड बनेंगे जब cos के x की वैल्यू 0 हो जाएगी, नोड फॉर्मेशन होगा जब cos के x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका सॉल्यूशन ढूंढे तो λ/4, 3λ/4, 5λ/4 एंड सो ऑन। हेंस दो नोड्स के बीच में जो गैप है वो भी λ/2 ही आएगा, है ना? तो गैप बिटवीन मिनिमम गैप बिटवीन टू नोड्स, मिनिमम गैप बिटवीन टू नोड्स भी λ/2, मिनिमम गैप बिटवीन टू नोड्स भी λ/2 है। अब इस पूरी कहानी का पूरा पैटर्न समझा जाए तो ध्यान से देखो, ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है, ये नोड पॉइंट है ना, ये नोड पॉइंट है, और ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं ये एंटी नोड पॉइंट है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। ये एंटी नोड लोकेशंस हैं जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, ये एंटी नोड वाले पार्टिकल्स। ध्यान से देखो कि कंसेक्यूटिव नोड एंटी नोड के बीच का गैप λ/4 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड कंसेक्यूटिव होने चाहिए। नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना है? λ/4, है ना? नोड के बीच का गैप कितना है? λ/2। नोड के बीच का गैप कितना है? λ/2। और एंटी नोड के बीच का गैप कितना है? एंटी नोड के बीच का गैप कितना है? इसी से सारा खेल हो जाता है, वो भी λ/2 ही है। कंसेक्यूटिव की बात हो रही है ना? कंसेक्यूटिव मतलब लगे लगे, कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव नोड एंटी नोड, कंसेक्यूटिव नोड कंसेक्यूटिव एंटी नोड, बस इतना भी याद कर लोगे तो भी तुम्हारा काम बड़े मजे से चल जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। फिर ये कुछ कंपैरिजन है बिटवीन स्टैंडिंग वेव एंड स्टेशनरी वेव, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछ लेता है थ्योरेटिकली। तो ट्रैवलिंग वेव में सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव में सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह सेम है, फेज अलग अलग है। स्टैंडिंग वेव में भी मीडियम पार्टिकल मूव कर रहे हैं, पर सब नहीं मूव कर रहे हैं, सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना? सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ऐसा है। ट्रैवलिंग वेव में फेज लगातार बदलता है पार्टिकल्स का। स्टैंडिंग वेव में, स्टेशनरी वेव में दो नोड्स के बीच सभी पार्टिकल सेम फेज में होते हैं, और एक नोड के इस तरफ और उस तरफ पाई का फेज डिफरेंस होता है पार्टिकल्स के बीच। दो नोड के बीच सभी लोग सेम फेज में हैं, और एक नोड को क्रॉस करते हैं तो पाई का फेज डिफरेंस होता है। दैट मींस स्टैंडिंग वेव में सभी पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या तो पाई होगा। ठीक, वो रीड कर लेना, कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। अच्छा जी, अभी तो हमने एक तरह की इक्वेशन की बात करी थी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव्स की बात करें तो स्टैंडिंग वेव के बेसिकली 4 प्रकार हो सकते हैं, वो चारों प्रकार यहां लिखे हुए हैं। स्टैंडिंग वेव के बेसिकली 4 प्रकार हो सकते हैं, वो यहां लिखे हुए हैं। सही बात है। इनमें से पहला और तीसरा काफी हद तक एक जैसा है, क्योंकि इसमें ये साइन का टर्म है और इसमें भी ये साइन का टर्म है। तो भाई अगर साइन का टर्म दिख रहा है आपको, साइन का टर्म दिख रहा है तो x बराबर 0 पर नोड बनेगा, और अगर आपको कॉस का टर्म दिख रहा है तो x बराबर 0 पर एंटी नोड बनेगा। बस इतना ध्यान रखना कि साइन के x का टर्म, अगर यहां साइन के x का टर्म दिख रहा है तो नोड से शुरू होगी कहानी, और अगर कॉस के x का टर्म दिख रहा है तो एंटी नोड से कहानी शुरू होगी। x बराबर 0 पर एंटी नोड फॉर्मेशन होगा, x बराबर 0 पर एंटी नोड फॉर्मेशन होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट है भाई, ठीक बात है, ऐसा है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। कोई मीडियम दोनों तरफ से बाउंडेड हो, जैसे कि ये यहां बाउंडेड है, जैसा कि ये मीडियम यहां बाउंडेड है और यहां भी बाउंडेड है, दोनों तरफ से बाउंडेड है। अगर ऐसा है और मीडियम दोनों तरफ से बाउंडेड है तो यहां भी नोड बनेगा और भाई यहां भी नोड बनेगा। ठीक,
और इसको लेते हुए कहानी बनेगी। अब कुछ शब्द आएंगे हमारे बीच, हार्मोनिक, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, ओवरटोन्स वगैरह वगैरह, ये सब क्या है। इन दोनों को नोड लेते हुए अब मैं पैटर्न बनाऊंगा। जैसे सबसे पहला पैटर्न ये बनेगा, जो सबसे पहला पैटर्न है वो फंडामेंटल पैटर्न कहलाएगा, जिसको फंडामेंटल मोड बोलेंगे, फंडामेंटल पैटर्न कहलाएगा। और ये जीरोथ ओवरटोन होगा। ओवरटोन का मतलब होता है एक्स्ट्रा टोन्स। तो फंडामेंटल लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, लीस्ट फ्रीक्वेंसी का पैटर्न फंडामेंटल पैटर्न होता है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, और ये जीरोथ ओवरटोन है। अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो ये नोड लेमडा बाय 2 दोनों के बीच में गैप हुआ, स्ट्रिंग की लेंथ अगर एल है तो क्या हम ये लिखेंगे लेमडा बाय 2 बराबर एल, लेमडा बराबर 2l, हेंस जो फ्रीक्वेंसी होगी एन नॉट, क्या उसको लिखेंगे v डिवाइडेड बाय 2l, v डिवाइडेड बाय 2l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। v वेलोसिटी, क्या स्ट्रिंग में जो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग है रूट टी बाय म्यू, वहां v की वैल्यू वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि वेव तो स्ट्रिंग की ही है। ठीक है जी, समझ में आ जाती है बात। अच्छा जी, अब इसी का अगर फर्स्ट ओवरटोन देखा जाए, इसी का अगर फर्स्ट ओवरटोन देखा जाए तो ध्यान से समझना, यहां नोड और यहां नोड तो बनना कंपलसरी है ही सही, इसका तो अपन कुछ कर नहीं सकते। एक बीच में नोड और बना लेते हैं। अगर हम ऐसा बना लेते हैं तो हमें अगला पैटर्न मिलेगा, और फिर ऐसे ही हम आगे करते जा सकते हैं तो हमें ओवरटोन्स मिलेंगे। ठीक, ये फर्स्ट ओवरटोन हुआ। धागे की लेंथ अभी भी एल है, वेवलेंथ बदल गई, मान लेते हैं लेमडा डैश हो गई, लेमडा डैश हो गई। तो क्या तुम देख रहे हो कि ये लेमडा डैश बाय 2, ये भी लेमडा बाय डैश बाय 2, दैट मींस लेमडा डैश इज इक्वल टू एल आया। और अब जो फ्रीक्वेंसी आई जिसको n1 बोलेंगे, क्या वो v डिवाइडेड बाय एल हो गई। ये फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। चूंकि ये फंडामेंटल के 2 टाइम से आ रही है, दो मल्टीप्लीकेशन से आ रही है, इसीलिए इसको सेकेंड हार्मोनिक भी कहा जाएगा। तो इसको दो नामों से पुकारा जाएगा, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन से क्या पता चल रहा है, फंडामेंटल के इमीडिएटली बात है। सेकेंड हार्मोनिक से क्या पता चल रहा है, हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो हार्मोनिक आपको वैल्यू बताते हैं और ओवरटोन आपको ऑर्डर बताता है कि कहां पर ये फ्रीक्वेंसी कौन सी भी फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल के बाद कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी। हेंस दोनों चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा ही अगला वेव फॉर्म अगर मैं बनाऊं, सेकंड ओवरटोन की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड ओवरटोन का पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? वेवलेंथ फिर बदल जाएगी, लेमडा डैश हो गई, मान लेते हैं लेमडा डबल डैश हो गई, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ लेमडा डबल डैश बाय 2 टिक 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 इज इक्वल टू एल। तो लेमडा डबल डैश कितना आ गया, 2l बाय 3, लेमडा डबल डैश आ गया 2l बाय 3। और अब जो फ्रीक्वेंसी लिखूंगा मैं n2, सेकेंड ओवरटोन है ना, सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, हाँ सेकेंड ओवरटोन है, तो दैट वुड बी इक्वल टू कितना, v डिवाइडेड बाय 2l बाय 3, 2l बाय 3, दैट मींस 3v बाय 2l। तो क्या ये है सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, क्या ये है सेकेंड ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक। देखो, थर्ड हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन, और ऐसे ही कहानी आगे चलती जाएगी, ऐसी कहानी आगे चलती जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोनों एंड अगर क्लोज्ड हैं तो जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं उनके जो पैटर्न है वो पैटर्न है ये हुआ एक। अब दूसरा जो एग्जांपल है वो है जब एक एंड क्लोज्ड है, एक एंड तो बाउंडेड है और दूसरा एंड फ्री है ना। ये एंड फ्री है, तो जो फ्री एंड है वहां हमेशा बनेगा एंटी नोड, और जो रिजिड एंड है ना, रिजिड एंड है, ये रिजिड एंड है, वहां हमेशा ही बनेगा नोड। तो अब जो पैटर्न बनेगा इधर नोड और उधर एंटी नोड को लेता हुआ बनेगा। फंडामेंटल पैटर्न ये रहा जो हमारे सामने है। क्या हम देख रहे हैं, लेमडा बाय 4 की वैल्यू एल के बराबर हो गई होगी, लेमडा की वैल्यू 4l हो गई होगी। है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी एन नॉट जिसको बोलेंगे, क्या वो होगी v डिवाइडेड बाय 4l। बिल्कुल सही बात है। क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है? बिल्कुल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर अपन फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो देखो, यहां नोड और यहां एंटी नोड बनना तो कंपलसरी था ही सही, बीच में एक पॉइंट पर और अपन नोड बना लेते हैं, तो ये बनेगा इसका कौन सा पैटर्न, ये बनेगा इसका फर्स्ट ओवरटोन, ये बनेगा इसका फर्स्ट ओवरटोन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा है, ठीक है जी, ये बनेगा इसका फर्स्ट ओवरटोन। और इसी प्रकार से आगे कहानियां चलती चली जाएंगी, इसी प्रकार से आगे जो स्टोरी है वो हमारी इसी प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। इसकी अगर हमें लेंथ निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, मान लेते हैं लेमडा डैश हो गया है, तो यहां से यहां तक कितना, लेमडा डैश बाय 2, कहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना,
लैम्डा डैश बाय 4 जिसकी वैल्यू कितनी है L है। हेंस लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ रही है 4L/3। हेंस N1 जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ V डिवाइडेड बाय 4L। क्या आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक हमें नहीं मिला। फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, है ना। क्या है ये, फर्स्ट ओवरटोन है और थर्ड हार्मोनिक है। समझ में आ जाती है बात, ऐसा है। ठीक, चलिए जी ठीक है जी। तो मेल्डे ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको मेल्डेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसने ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल किया और ट्यूनिंग फॉर्क का इस्तेमाल करके इसी तरीके से चीजों को किया। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स हैं वो हमारे सामने। ठीक है जी। तो वो जो सोनोमीटर पर जनरली किया जाता है, मैं सोनोमीटर और बता देता हूं। तो सोनोमीटर एक छोटी सी डिवाइस है जिसको सोनोमीटर कहते हैं, सोनोमीटर। ठीक है जी। सोनोमीटर में जो किया जा रहा है वो बड़ा ही आसान है। ऐसा इमेजिन करो कि एक टेबल जैसा है ना, ये एक टेबल जैसा है और इस टेबल में हमने एक थ्रेड को बांध दिया और उधर एक पुली है। ठीक है, तो ऐसे एक धागे को बांध दिया ऐसे, और उधर पुली है, पुली से वो थ्रेड गुजरता हुआ, मान लेते हैं कि वहां पर एक पुली है और पुली से वो थ्रेड गुजरता हुआ, यहाँ एक पुली दिखा देते हैं, ऐसे एक पुली है, ये पुली है ऐसा कुछ। ठीक है, पुली से ये थ्रेड गुजरता हुआ स्ट्रेट नीचे चला गया और नीचे हमने उस थ्रेड से किसी ब्लॉक को बांध रखा है, ऐसे चला गया ऐसे, और वहां हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है इससे, ऐसे ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है। तो ब्लॉक का काम केवल इतना है कि थ्रेड में टेंशन जनरेट करे। तो क्या ये एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें दोनों एंड पर यहां भी और यहां भी नोड्स बनेंगे? बिल्कुल नोड्स बनेंगे। अच्छा जी, हमने कुछ स्टॉप्स का और इस्तेमाल किया। तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरह के ब्रिजेस बोलते हैं उनको, ऐसे ब्रिजेस, ऐसे अगर मैं ब्रिजेस रख दूं, ऐसे और ऐसे ब्रिजेस रख दूं ऐसे, तो जहां भी वायर को टच करेगा उस पॉइंट पर नोड बन जाएगा। तो मान लेते हैं इन दोनों ब्रिजेस के बीच में जो लेंथ है ये L है, जो मुझे नोन है। इन दोनों ब्रिजेस के बीच में जो लेंथ है वो L है और मुझे नोन है ना। हेंस अगर इस चीज को फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कराते हैं तो यहां एक नोड बनेगा, इस जगह पर एक नोड बनेगा और इस जगह पर एक नोड बनेगा, और ये फंडामेंटल मोड में अगर वाइब्रेट करती है तो क्या मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूं? क्या थ्रेड में जो टेंशन होगी, क्या वो टेंशन mg के बराबर होगी? तो टेंशन T बराबर mg, सही है। थ्रेड का मास पर यूनिट लेंथ भी हमें पता है, इस थ्रेड में वेव वेलोसिटी भी हमें नोन हो गई, और फंडामेंटल है कि क्या है उसके आधार पर हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। जनरली हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और ट्यूनिंग फॉर्क को लेकर इसके पास लेकर आएंगे और ट्यूनिंग फॉर्क को साउंड करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क को बजा देंगे, है ना। और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मेरे सोनोमीटर डिवाइस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो रेजोनेंस फेनोमेना होगा, उसको अपन नोट डाउन करते हैं। रेजोनेंस फेनोमेना होगा, उस फेनोमेना को अपन नोट डाउन करेंगे और उससे चीजों को देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए जी, इसके साथ ही हम स्ट्रिंग वेव से बाहर आ जा रहे हैं और अब हम साउंड वेव की तरफ चल रहे हैं। साउंड वेव में सब कुछ वैसे का वैसे ही रेप्लिका है जैसा स्ट्रिंग वेव में है, केवल कुछ बातें नई हैं समझने की, और वो केवल इतनी है कि भाई जैसे स्ट्रिंग वेव में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखी, ऐसी साउंड वेव में भी हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख सकते हैं। ये पहली तरह की इक्वेशन है, फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है जो साउंड वेव के लिए लिखी जा रही है। इसके अलावा हम साउंड वेव के लिए एक और इक्वेशन लिख सकते हैं जिसको प्रेशर इक्वेशन कहते हैं, जो कि ये है। ये दूसरी तरह की इक्वेशन है जो साउंड वेव के लिए लिखी जाती है। हेंस साउंड वेव के लिए दो इक्वेशन लिखी जाती है, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक प्रेशर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से 90 डिग्री फेज पर हैं, क्योंकि एक साइन की इक्वेशन है, एक कॉस की इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशंस आपस में कितना, π/2 के फेज पर। एक चीज जो याद रखने की है। दूसरी चीज कि प्रेशर इक्वेशन का जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है P0 और डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है S0, उनके बीच में संबंध है P0 = B के S0। B बल्क मॉडुलस है। B क्या है? B इज बल्क मॉडुलस। ये हमें थोड़ा सा ख्याल रहना चाहिए, इस पर हमसे कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक, अच्छा जी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम, इसमें दो चीजें हैं। एक न्यूटन भाई साहब ने एक फॉर्मूला दिया था और फिर लैपलेस ने उसको करेक्ट किया था।
तो न्यूटन ने ऐसा इमेजिन किया कि जब साउंड चलता है तो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन ने क्या इमेजिन किया कि जब साउंड वेव चलती है तो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है उसकी वैल्यू प्रेशर के बराबर आती है। ठीक, हेंस न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया वेलोसिटी ऑफ साउंड का, जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर p डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया, जो कि गलत था, क्योंकि इससे जो वैल्यूज आ रही हैं वो जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उससे बहुत ज्यादा अलग है। हेंस लैपलेस ने न्यूटन का फॉर्मूला करेक्ट किया। लैपलेस ने कहा कि केवल इतनी सी गलती है कि ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है जो न्यूटन सर ने मान लिया है, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। आइसोथर्मल नहीं है, क्या है? एडियाबैटिक है। और चूंकि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो होता है गामा इंटू प्रेशर पी, है ना। हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा इंटू प्रेशर पी डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। इस फॉर्मूले की मदद से जब वैल्यूज वगैरह निकाली गई तो दे केम आउट टू बी वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यूज। हेंस एक्सेप्टेड फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम का एक्सेप्टेड फॉर्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p डिवाइडेड बाय रो। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा p डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, एयर में किस मीडियम में? एयर में। ठीक, अच्छा जी, अगर साउंड की वेलोसिटी सॉलिड में निकाली जाए तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो रहता है। लिक्विड्स में निकाली जाए तो बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो रहता है, जिसका अभी हमने इस्तेमाल किया, जिसको अभी हमने समझा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस की बात करी, न्यूटन्स फॉर्मूला जो अभी मैंने तुम्हें समझाया, और लैपलेस करेक्शन जो कि भी मैंने तुम्हें बताया। गामा पी बाय रो की वैल्यू, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन से पी बाय रो की वैल्यू उठा के रखूं तो इसको मैं गामा आर टी बाय एम भी कह सकता हूं। हेंस वेलोसिटी ऑफ साउंड v is directly proportional to under root of t by m. In fact, gamma t by m, under root of gamma t by m, gamma into t divided by m, t केल्विन में। इस पर छोटे मोटे सवाल बन जाते हैं कि हाइड्रोजन की इतने टेम्परेचर पर ये वेलोसिटी है तो बताइए कि क्या होगी। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम? टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर। टेम्परेचर इज द मेन फैक्टर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि P बाय रो विल बिहेव एज अ कांस्टेंट। P बाय रो विल बिहेव एज अ कांस्टेंट। हेंस अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को बदला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हाँ, अगर आपने टेम्परेचर को बदला तो डेफिनेटली वेलोसिटी बदलेगी, बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी बढ़ा देने से क्या होगा? अगर हम ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी पर साउंड की वेलोसिटी इंक्रीजेस। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि डेंसिटी ड्राई एयर की ज्यादा डेंसिटी है ह्यूमिड एयर से। ये बहुत मजेदार बात है। तो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। और ये बहुत आसान है समझना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कभी भी क्लाउड फॉर्मेशन होता ही नहीं। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम है तभी तो ह्यूमिड एयर ऊपर जा रही है, तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। सही बात है। तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है, तभी तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक, अच्छा जी, अब ह्यूमन ईयर्स को जो साउंड है ना, ह्यूमन ईयर्स को जो साउंड सुनाई देता है उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी साउंड के लिए इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उसको लिखा जा सकता है पी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रोहो वी। इसको दिमाग में रख लेना। साउंड के लिए जो एवरेज इंटेंसिटी है, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो है पी नॉट का स्क्वायर। पी नॉट है प्रेशर एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेंसिटी रोहो इंटू वेलोसिटी वी। ठीक ठीक, अच्छा जी। इस इंटेंसिटी की मदद से हम लाउडनेस को मेजर करते हैं यूजिंग अ डेसिबल स्केल। बीटा इज इक्वल टू 10 LOG log 10 I बाय आई नॉट। आई नॉट एक रेफरेंस लेवल है जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -12 होती है, और ह्यूमंस 0 डेसिबल से 120 डेसिबल तक सुन सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग की सुनने की जो क्षमता है वो 0 डेसिबल से लेके 120 डेसिबल तक होती है। 0 डेसिबल से 120 डेसिबल तक होती है।
120 डेसिबल का मतलब है कि साउंड की जो इंटेंसिटी है, 120 डेसिबल का मतलब है साउंड की इंटेंसिटी है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और 0 डेसिबल का मतलब है कि साउंड की इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। हेंस अगर हम इंटेंसिटी वाइज बात करें तो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक की हम इंटेंसिटी सुन सकते हैं। ठीक है जी। तो लाउडनेस के आधार पर, इंटेंसिटी के आधार पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है पिच, सेकंड फैक्टर है पिच। पिच का सीधा सीधा मतलब फ्रीक्वेंसी से होता है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच। पिच के आधार पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड है ना, क्वालिटी ऑफ साउंड का जो मतलब होता है वो होता है एक्चुअल वेव फॉर्म। तो हम अगर पिच भी सेम है और अगर इंटेंसिटी भी सेम है पर वेव फॉर्म अलग अलग है, तो भी हमारा ह्यूमन ईयर डिस्टिंग्विश कर पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत वाइड वैरायटी, बहुत वाइड फ्रीक्वेंसीज को सुन भी पाते हैं और समझ भी पाते हैं, उनको डिस्टिंग्विश भी कर पाते हैं। तो ये 3-4 फैक्टर हैं जिन फैक्टर्स की मदद से हम कहानी को देखते हैं और समझते हैं। ठीक, अच्छा जी, इसको तो छोड़ दीजिए, इसका तो कोई लेना देना नहीं। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का भी इंटरफेरेंस डिट्टो जैसे स्ट्रिंग वेव का इंटरफेरेंस है वैसा ही है। अब हम सुपरपोजिशन पर आ गए हैं, हेंस यहां भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, कुछ भी नहीं है यहां जो अलग हो, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा कि उधर पड़ा था। ठीक है जी, कुछ भी, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम्स एंड पाइप्स। साउंड वेव्स में हम एयर कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको ऑर्गन पाइप कहते हैं, जो दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से खुला होता है, यह है ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों तरफ से खुला है। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वो एक तरफ से खुला है और दूसरी तरफ से बंद है। अब आप ध्यान से समझना, अगर मैं एक ट्यूनिंग फॉर्क को इसके माउथ पर ले आकर ऐसे वाइब्रेट करा दूं, ऐसे वाइब्रेट करा दूं, तो पता है क्या होगा, जो 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 साउंड वेव बनेगी वो जाएगी जाएगी और यहां ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और इस स्पेस में एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। ऐसा ही अगर मैं यहां कर दूं सेम सिचुएशन, तो यहां भी साउंड वेव जाएगी और क्लोज्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, और इस स्पेस में कहा अंदर में स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो दोनों में ही स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, पर एक में रिफ्लेक्शन ओपन एंड से हो रहा है, एक में रिफ्लेक्शन क्लोज्ड एंड से हो रहा है। ठीक, अच्छा जी, तुमको जो समझ में आना चाहिए वो ये समझ में आना चाहिए कि जो ओपन एंड है, ओपन एंड जो है, खुला हुआ जो हिस्सा है, वो प्रेशर वेव के लिए तो नोड है, पर डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए एंटी नोड है। इसको दिमाग में बिठाओ। ओपन एंड जो है वो प्रेशर, ओपन एंड जो है दैट इज नोड फॉर प्रेशर वेव। इट बिहेव्स एज, इट इज बेसिकली नोड, पॉइंट ऑफ नोड फॉर प्रेशर वेव, फॉर प्रेशर वेव, पी वेव लिख दे रहा हूं। इट इज बेसिकली नोड फॉर प्रेशर वेव एंड इट इज बेसिकली एंटी नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव, एंटी नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव। ठीक, और जो क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज्ड एंड है, जो क्लोज्ड एंड है, वो क्लोज्ड एंड, वो क्लोज्ड एंड प्रेशर वेव के लिए एंटी नोड है, एंटी नोड, एंटी नोड फॉर प्रेशर वेव, फॉर प्रेशर वेव, और डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए नोड है, एंड नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट वेव। डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए तो वो नोड है भाई, और प्रेशर वेव के लिए, प्रेशर वेव के लिए वो एंटी नोड है। कौन? क्लोज्ड एंड। ये अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो सारा खेल इन्हीं दो चीजों से हम कर सकते हैं। तो क्या हम करने वाले हैं, हम यहां भी बात करने वाले हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ओवरटोन्स वगैरह वगैरह के बारे में। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? करेक्ट है ऐसा। तो अगर मैं प्रेशर वेव की बात करूंगा, प्रेशर वेव की बात करूंगा, तो क्या दोनों सिरों पर नोड बनेगा? और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो ओपन पाइप में, दिस इज ओपन पाइप, दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, एंड दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं कि ओपन ऑर्गन पाइप, हमने जो स्ट्रिंग वेव पढ़ी थी जिसमें दोनों एंड पर नोड्स बन रहा था ना, दोनों एंड क्लब कर लिए थे, नोड बन रहा था। तो ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप इज एग्जैक्टली सिमिलर टू, ओपन ऑर्गन पाइप इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ये वाला केस, है ना?
और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज एग्जैक्टली सिमिलर टू ये वाला केस जिसमें उस एंड पर एंटीनोड बनता था और इस एंड पर नोड बनता था। यहां इस एंड पर भी नोड और इस एंड पर भी नोड बनेगा, तो प्रेशर वेव का यहां भी नोड होगा, यहां भी नोड होगा। सिमिलर सिचुएशन, आइडेंटिकल सिचुएशन है। तो हम समझ गए कि जो मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें इवन हार्मोनिक मिस हो जाएंगे, क्योंकि इस केस में इवन हार्मोनिक मिस हो रहे थे, केवल ऑड हार्मोनिक्स मिल रहे थे। तो जो मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है उसमें इवन हार्मोनिक मिस हो जाएंगे, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में सारे ऑड इवन हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। फॉर्मूलेज भी वही रहेंगे, उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फॉर्मूलेज भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, जैसे ओपन ऑर्गन पाइप को दिखा रहा है और इसने डिस्प्लेसमेंट से इक्वेशन बनाई है। तो ओपन ऑर्गन पाइप दिखाया है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये एस वेव, डिस्प्लेसमेंट वेव के लिए दिखाए हैं इसने तीनों ग्राफ। तो देखो, फंडामेंटल में ये एंटीनोड, फिर फर्स्ट ओवरटोन में ये एंटीनोड और बीच में एक एंटीनोड आ गया, ऐसी सेकंड ओवरटोन। तो देखो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L है ना भाई, फिर V/L, फिर 3V/2L। क्या हम देख रहे हैं कि कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, दिस इज सेकंड हार्मोनिक, दैट इज थर्ड हार्मोनिक, है ना। तो दैट मींस ऑल ऑड इवन फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। जबकि अगर हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें और डिस्प्लेसमेंट वेव की ही, यहां भी डिस्प्लेसमेंट वेव की ही बात कर रहा है, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें तो यहां नोड बना या एंटी नोड बना, करेक्ट है, नोड बना और एंटी नोड बना, हेंस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, फिर फर्स्ट ओवरटोन 3V/4L, सेकंड ओवरटोन 5V/4L, फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज फिफ्थ हार्मोनिक। क्या इवन हार्मोनिक मिस हो गए? समझ में आ जाती है बात? बिल्कुल समझ में आ जाती है। फिर एक छोटी सी चीज है एंड करेक्शन। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो ओपन वाला मुंह है, उस ओपन माउथ पर, एग्जैक्ट उस ओपन माउथ पर प्रेशर वेव का नोड और डिस्प्लेसमेंट वेव का एंटीनोड फॉर्मेशन नहीं होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। वो वैल्यू फिक्स है 0.6 R। तो जो ओपन माउथ है, उस ओपन, अगर एंड करेक्शन लेना है तो मान लेते हैं एंड करेक्शन लेना है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए, तो जो एंटीनोड है, डिस्प्लेसमेंट वेव का जो एंटीनोड है, वो ठीक यहां नहीं बना, यहां से थोड़ा सा बाहर बना है, ये 0.6 R के बराबर है। तो भाई आपको केवल इतना करना है कि जो लेंथ थी पहले L थी, अब उसको L+E ले लेना है। किसके लिए? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। और ओपन ऑर्गन पाइप में ऐसा खेल दो बार खेला जाएगा, यहां भी और यहां भी। तो अब लेंथ को क्या ले लोगे? L+2E। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक। तो हमें कैसे पता चलेगा एंड करेक्शन लेना है कि नहीं? या तो सवाल हमें हिंट करेगा, या हमें रेडियस ऑफ ट्यूब बताएगा या पूछेगा, है ना। अदरवाइज रेडियस ऑफ ट्यूब का कोई भी इस्तेमाल नहीं है अदर देन दिस, ठीक। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगला जो फिनोमेना है दैट इज बीट्स। बीट फिनोमेना तब पैदा होता है जब दो वेव्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, जैसे ω1t और ω2t, इनको अगर मैं सुपर इंपोज करूं, तो इनको सुपर इंपोज करने से मैथमेटिकली जो मुझे मिलता है टर्म, वो ये टर्म मिलता है। इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो पहला वाला टर्म है F1 - F2/2 × T, ये वाला जो टर्म है, अगर F1 और F2 का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो ये जो वेरिएशन है टाइम के साथ, ये वाली जो टाइम के साथ वेरिएशन है, ये ऑब्जर्वेबल हो जाएगी। कब? जब F1 और F2 का डिफरेंस छोटा हो तब। और अगर ये वेरिएशन टाइम के साथ ऑब्जर्वेबल हो गई तो पता है क्या होगा? एक ही जगह पर टाइम के साथ इंटेंसिटी वेरी करेगी। इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी स्पेस के साथ वेरी की थी, यहां इंटेंसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी, और ये फिनोमेना बीट फिनोमेना कहलाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा है, ठीक है जी, ऐसा है। तो दो सक्सेसिव मैक्सिमास और मिनिमास के बीच का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, जिसको हम चाहें तो टाइम पीरियड ऑफ बीट बोल सकते हैं, वो है 1/F1 - F2। हेंस बीट फ्रीक्वेंसी, मेन मुद्दे की जो बात है, बीट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, F1 - F2 या F2 - F, है ना, करेक्ट है। एक 10 हर्ट्ज और एक 12 हर्ट्ज के दो ट्यूनिंग फॉर्क को एक साथ साउंड किया जाए तो 2 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी या समझ में आएगी। सही है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक सेकंड में दो बार साउंड ऊपर नीचे मूव करेगा। म्यूजिक में बीट फिनोमेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, सही है। ऐसा है। इसका इस्तेमाल करके हम चाहें तो किसी अननोन
ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक सवाल है जो हमसे कहता है कि भाई साहब ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है ए और ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है बी। ए ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 100 हर्ट्ज, और ए और बी को जब एक साथ साउंड किया जाता है तो 5 हर्ट्ज या 5 बीट्स पर सेकेंड की बीट फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी एक साथ अगर बजाए जाए तो 5 बीट्स पर सेकेंड देते हैं, 5 बीट्स पर सेकेंड देते हैं। तो क्या तुम समझ रहे हो कि ए की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो होगी 105 या होगी 95। हेंस दो पॉसिबिलिटी बनेगी बी की फ्रीक्वेंसी की, या तो होगी 100 प्लस 5 105 या होगी 100 माइनस 5 95। अब इन दोनों में से कौन सी फ्रीक्वेंसी है उसको समझने के लिए क्वेश्चन सेकंड इंफॉर्मेशन देगा। वो जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो आपसे ये कहेगा कि मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को या तो रब कर दिया या इसके ऊपर कुछ वैक्स या कोई चीज चिपका दी। दो तरीके हैं, तो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर आपने कोई चीज चिपका दी ट्यूनिंग फॉर्क पे तो उसको बोलते हैं लोडिंग मेथड, और अगर आपने किसी ट्यूनिंग फॉर्क पर कोई चीज लोड कर दी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, मास बढ़ जाएगा प्रोंग्स का, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो 100 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क था, आपने वैक्स चिपका दिया उसके ऊपर, 100 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 98 हो सकती है, 97 हो सकती है। क्या हो जाएगी ये नहीं बता सकता, पर कम हो जाएगी ये बता सकता हूं। दूसरा मेथड है फाइलिंग मेथड। आपने घिस दिया, किसी सैंडस्टोन या किसी चीज से घिस दिया, मास कम कर दिया, तो अगर मास कम कर दिया तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक, अच्छा जी, उस सवाल पर लौटाएं अगर, तो मान लेते हैं सवाल आगे बढ़कर जानकारी देता है कि इफ ए इज फाइल्ड, if A is filed, the beat frequency becomes 7. The beat frequency becomes 7. अगर A को घिस दिया जाए, अगर A को फाइल कर दिया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जा रही है, 7 हो जा रही है। अब बताइए B की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ध्यान से समझना, अगर B की फ्रीक्वेंसी 105 होती और अगर हम A को घिस देते तो A की फ्रीक्वेंसी 100 से बढ़कर 101, 102, 103 होती। अब 103 और 105 का जो अंतर है वो 5 से भी कम आता, जबकि वो तो कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी 7 हो गई है। इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी 95 रही होगी, इसको फाइल कर देने पर इसकी फ्रीक्वेंसी 102 हो गई होगी। अभी 95 और 102 का डिफरेंस 7 रहा होगा, जिससे कि अब मैं पक्के से बता सकता हूं कि बी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 95 हर्ट्ज। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आसान पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह के बहुत ही ज्यादा आसान सवाल यहां पर बनते हैं बीट्स को लेते हुए, बहुत ज्यादा इजी। ठीक, अच्छा जी, दूसरी चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है रेजोनेंस ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि हमने ऐसा कॉलम लिया, उसमें पानी भर लिया और फिर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस कराई, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से हमने रेजोनेंस कराई, है ना, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से रेजोनेंस कराई। अब देखिए, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं, हम पानी को पूरा ऊपर तक भर लेते हैं पहले, फिर धीरे 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 पानी के लेवल को नीचे लाते हैं, है ना। ठीक है जी, तो लेवल ऑफ वाटर, वाटर इज कंप्लीटली फिल्ड, ये पहला स्टेप है, वाटर फिल्ड कंप्लीटली, वाटर फिल्ड कंप्लीटली, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, वाटर लेवल ग्रेजुअली लोअर्ड, वाटर लेवल ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे, ग्रेजुअली लोअर्ड, धीरे धीरे वाटर लेवल को नीचे किया जा रहा है ना। अच्छा जी, तो लेंथ यहां से नापी जाएगी ऐसे, पहली लेंथ जिस लेंथ पर ये कॉलम रेजोनेंस करेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट लेंथ, फर्स्ट लेंथ। तो पहली लेंथ पर जब रेजोनेंस होगा, L1 लेंथ पर जब रेजोनेंस होगा तो वो उस लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, सही बात है। तो पहली लेंथ पर जब रेजोनेंस होगा L1 तो वो उस लेंथ की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? फिर हम और लेवल लोअर करते रहे, अब दूसरी लेंथ पर जब रेजोनेंस होगा तो वो उस लेंथ की फर्स्ट ओवरटोन होगी, फिर तीसरी लेंथ पर जब रेजोनेंस होगा तो वो उस लेंथ की सेकंड ओवरटोन होगी, एंड सो ऑन, ऐसी कहानी चलेगी, ऐसी कहानी चलेगी।
मान लेते हैं एंड करेक्शन लेकर चल रहे हैं अपन, ई है एंड करेक्शन, तो L1 लेंथ पर रेजोनेंस हुआ तो जो फ्रीक्वेंसी आई वही V डिवाइडेड बाय 4 L1 प्लस ई। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक, अच्छा जी। फिर अगला रेजोनेंस, उसी फ्रीक्वेंसी का अगला रेजोनेंस हुआ L2 लेंथ पर, जो फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है। तो देखो 3V डिवाइडेड बाय 4 L2 प्लस ई, ये इक्वेशन बनेगी। और ऐसे ही उससे अगला सेकेंड ओवरटोन फिफ्थ हार्मोनिक होगा 5V डिवाइडेड बाय 4 L3 प्लस ई, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं बहुत आराम से प्रूफ कर सकता हूं कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव लेंथ का जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर आएगा। केवल इतने से ही सवाल सॉल्व हो जाता है। वैसे मैं बड़े आराम से प्रूफ कर सकता हूं कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव लेंथ का जो डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर आएगा। और रेजोनेंस का सवाल तो बस इतने से ही सॉल्व हो जाता है। यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, किन्हीं भी दो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव लेंथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आता है। ठीक है, करेक्ट है, ऐसा है। तो रेजोनेंस ट्यूब पर सवाल बनते हैं, अच्छी चीज है ना, सवाल खूब बढ़िया बनते हैं, पूछे जाते हैं। फिर एक छोटा सा और एक्सपेरिमेंट होता है नट्स ट्यूब। वैसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं इस पर सुन लो। तो एक हमने एक ऐसा सिलेंड्रिकल लिया, ऑर्गन पाइप टाइप का लिया, दोनों तरफ से बंद कर दिया, है ना भाई, दोनों तरफ से क्लोज कर दिया उसको। ठीक है जी, और इसमें कुछ पाउडर डाल दिया नीचे, इसमें कुछ पाउडर डाल दिया, और अब इसमें स्टैंडिंग वेव बनने दी। स्टैंडिंग वेव जब बन जाएगी तो जहां एंटी नोड है वहां के पार्टिकल तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, पर जहां नोड है वहां पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे। तो पाउडर इकट्ठा हो जाएगा कुछ कुछ जगहों पर, जो आप फिजिकली देख सकते हैं। तो यहाँ कुछ पाउडर इकट्ठा हो गया, यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया। तो क्या किन्हीं दो पाउडर के लम्स के बीच का गैप लैम्डा बाय 2 होगा? बिल्कुल होगा। क्या इससे वेवलेंथ निकाली जा सकती है? स्पीड ऑफ साउंड मुझे पहले से पता है। क्या फ्रीक्वेंसी वगैरह या जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको नट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सवाल जनरली इस पर बनते नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा जी, आखिरी चीज पर आ गए हैं, डॉपलर इफेक्ट, जो लास्ट चीज है। वैसे अब डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, मेंस के कम से कम, पर स्टिल पढ़ लीजिए इसको भी। तो डॉपलर इफेक्ट एकमात्र फिनोमेना है जब फ्रीक्वेंसी बदलती है। डॉपलर इफेक्ट कब होता है? जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी समय के साथ बदलती है ना। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर चेंज जब होता है तब डॉपलर इफेक्ट लगता है। डॉपलर इफेक्ट लगता है। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये दूरी घट रही है समय के साथ, डिस्टेंस अगर घट रहा है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी आपको वो एक्चुअल से ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस अगर घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो रियल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। और भाई अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो अब आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो एक्चुअल से कम होगी। ठीक, तो सोर्स कहीं जा रहा है, ऑब्जर्वर कहीं जा रहा है, और हमें समझना है कि क्या ऑब्जर्वर को क्या वेलोसिटी समझ में आएगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं चाहे डॉपलर का कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले लूं, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डॉपलर की मैं ले लूं, है ना, मैं एक फिनोमिना या एक सिचुएशन या एक कहानी से सब कुछ कह सकता हूं। देखो जरा ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये सोर्स है, और ये सोर्स किसी रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं यहां कहीं कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर भी रैंडम दिशा में कहीं जा रहा है। और मान लेते हैं सोर्स कोई एफ फ्रीक्वेंसी का साउंड पैदा करता है या वेव पैदा करता है, और हमें समझना है ऑब्जर्वर को क्या समझ में आएगी बात। ठीक है, समझ में आ जाती है बात। ऐसा है, मान लेते हैं कि ये जो वेलोसिटीज वैल्यूज हैं ये है v1 और ये है मान लेते हैं v2। तो सबसे पहला काम जो करना है भाई साहब वो ये करना है कि सोर्स और ऑब्जर्वर को एक लाइन से जोड़ देना है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहला काम ये करना है। और सोर्स और ऑब्जर्वर को लाइन से जोड़ देने के बाद अब आपको जो एंगल दिखाई देंगे, जैसे कि ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2, इनको समझ लेना है क्या है। ठीक है, ऐसा। सोर्स से ऑब्जर्वर की जो दिशा है उसको पॉजिटिव माना जाएगा। सोर्स से ऑब्जर्वर की जो दिशा है, ये जो दिशा है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाएगा। इसको पॉजिटिव मानते हुए अब मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं। ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी एफ डैश,
दैट इज इक्वल टू एफ इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर v माइनस ऑफ vo डिवाइडेड बाय v माइनस ऑफ vs। बस यही एकमात्र रिजल्ट है जो पूरे डॉपलर में लगता है, जो पूरे डॉपलर में लगता है। एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू v माइनस ऑफ vo अपन v माइनस ऑफ vs। vo और vs क्या है? vo और vs है ऑब्जर्वर वेलोसिटी के कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग। vo और vs क्या है? vo और vs है कंपोनेंट। vo एंड vs आर कंपोनेंट, vo and vs are component of observer and source velocity along line joining taken with sign। जैसे इस एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो इस एग्जाम्पल में ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी एफ डैश, दैट वुड बी इक्वल टू एफ इनटू वी माइनस ऑफ v2 cos थीटा 2 माइनस साइन के साथ, तो माइनस का v2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय v माइनस ऑफ v1 cos थीटा 1 v1 cos थीटा। बात समझ में आ जाती है? ऐसा है, ठीक है भाई। वैसे तो डॉपलर अब हमारे सिलेबस में है नहीं, तो डॉपलर से अब कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, ठीक है जी। तो ये हो गया सारा का सारा खेल। हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही तरीके से सारी चीजों को देखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कवर कर दिया। मैंने स्ट्रिंग भी पूरा कवर कर दिया, साउंड वेव भी पूरा कवर कर दिया, जो सिलेबस में नहीं है इससे वो भी कवर कर दिया है इतने समय में। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अब आपका काम बनता है कि सबसे पहले तो आप ये सारी जो चीजें जो दिया है इसको पचाएं, है ना, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, मेन फॉर्मूलेज लिखें, सिलेक्शन डायरी कंप्लीट करें, दैट इज द फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर उसके बाद थोड़े से पीवाईक्यू यूज करके इसको पक्का कर लेना है ना, और अपने दिमाग को आई से बड़ा कर लेना है ताकि उसमें सब इकट्ठा हो जाए और फिर जाकर पेपर में हम जाके फोड़ाएं, है ना, फिर जाकर पेपर में जाकर तरीके से फोड़ाएं और बस सेलेक्ट हो जाए, बढ़िया से हाथ हिलाते हुए जाए, मस्त सेलेक्ट हो जाए, अपनी जिंदगी जिए चैन से, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद। मैं मनीष शर्मा विदा लेता हूं आपसे, और बहुत बहुत थैंक यू हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने इतना सारा प्यार दिया और इन लेक्चर्स का इस्तेमाल किया, इन लेक्चर्स का यूज किया, और भविष्य में भी आगे आप यूज करते रहेंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, बाय बाय, टाटा टाटा बाय।